हेलो स्टूडेंट। तो आज ना हम लोग 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा मेरे पास ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना इस ब्लॉक डायग्राम से। दूसरा मेरे पास ये ट्रांसफ़र फंक्शन दे रखा है, उस ट्रांसफ़र फंक्शन का ना राइज टाइम, पीक टाइम और बस पीक टाइम, सेटलिंग टाइम निकालना है। ठीक है। अपने पास तीसरा है स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियंस के थ्रू स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास दे रखा है। ठीक है। ये अपने पास 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ना अगर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन जो हमारे पास अपने पास जीएस दे रखा था और यूनिटी फीडबैक दे रखा था। ट्रांसफर जो फंक्शन में एक यूनिटी फीडबैक दे रखा था, ये विद द यूनिटी फीडबैक। ठीक है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विद द यूनिटी फीडबैक। ठीक है। और ये तुम्हारे पास ना ये जीएस हो गया और हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन निकालना था। ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन अगर हम निकालते हैं तो जीएस बाई 1 + GS × HS होता है। ठीक है। HS हो जाएगा यूनिटी फीडबैक के लिए हम लोग 1 मिनट HS यूनिटी फीडबैक के लिए हम लोग 1 ले लेंगे। तो ये मेरे पास 10/s S+2 हो जाएगा। ये GS हम पुट कर दिए, फिर 1 + GS × HS। HS का वैल्यू 1, तो 1 मल्टीपल में 1 रहता तो हमने लिखा नहीं, बस 1 मल्टीपल में करोगे तो यही वैल्यू सेम आ जाएगा। ठीक है। इसका जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10 हो जाएगा। S/S+ ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर में सॉल्व करोगे तो S² + 2S + 10 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगा। दैट इज़ द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। और हम लोग स्टैंडर्ड अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लें हम, अगर सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का यूनिट तो ओमेगा n² S² + 2ζ × ω/ns + ω/ns², ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन और ये हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ठीक है। अब हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन है ω/n का अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास ω/n का वैल्यू क्या रहा है, ω/n² = 10। इसको ω/n का वैल्यू आ गया √10 का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 3.162 आ जाता है। ठीक है। फिर अगर हम 2ζ × ω/ns को हम इक्वेट करते हैं 2s से, तो 2ζ × ω/ns = 2s। 2s से 2s कैंसिल, S2 कैंसिल, 2 कैंसिल। ये अब हमारे पास क्या हो गया, सिर्फ इधर 1 हो जाएगा। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर S कैंसिल हो गया तो 2/2ζ आ जाएगा। ω/n का 2/2 ω/n। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/ω/n ω/n का वैल्यू √10 का वैल्यू 1/√10 का वैल्यू हो जाता है 0.316। ये मेरे पास आ गया। अब राइज टाइम का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे π/cos 1ζ/ωd। π/cos 1ζ/ωd। तो π/cos 1ζ जो हम वैल्यू डालेंगे इन द कैलकुलेटर, इसको हम रेडियन के फॉर्म में डालेंगे। जो अगर हम tan θ इस तरीके से भी इक्वेशन यूज करते हैं लोग कि π - tan √1/ζ²/ζ, तो ओमेगा इसके बाद नीचे में ω/d, तो tan 1 cos ζ का वैल्यू यहाँ पे पुट करके भी इक्वेशन इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। अगर इस केस में आप डिग्री पुट करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि रेडियन पुट करना होगा cos 1ζ का वैल्यू। ठीक है। इन द cos 1ζ क्या हो गया तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 1.249 आ जाएगा। cos 1ζ का वैल्यू अगर हम डालते, जीटा का वैल्यू हमारे पास क्या था 3.16, जीटा का वैल्यू 0.316 आ गया। तो cos 0.316 का वैल्यू इन मोड जो कैलकुलेटर का मोड होगा इन रेडियन में डालोगे तो 1.249 आ जाएगा। और पाई का वैल्यू 3.14 हम ले लेते हैं, जो कि स्टैंडर्ड पाई का वैल्यू से हम लोग जानते हैं 2/22/7। इसको डिवाइड करोगे तो 3.1 इन द फॉर्म ऑफ, ये हम जो ले रहे हैं वो भी एक तरह का रेडियन के फॉर्म में ले रहे हैं। ये कोई डिग्री में नहीं लेके पाई के 180 डिग्री के बराबर कर लिए, ऐसा कुछ नहीं यूज़ करते हैं। ω/d √1/ζ², ω/d का वैल्यू √10, ये जो वैल्यू है सब पुट करोगे फार्मूला में। ω/n का वैल्यू यहाँ पे पुट करना 0.316 और √1 - ω/n का वैल्यू, हाँ इसके बाद ω/n का वैल्यू ये 3.16, यहाँ पे 3.162 √1 - ζ², जीटा का वैल्यू 0.316 का होल स्क्वायर। तो इसको पुट करोगे तो 2.99 आ जाएगा। तो इसको ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगा, आई थिंक इसका सॉल्यूशन सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास राइज टाइम। ठीक है। इसका बाद फिर से पीक टाइम के लिए हम लोग π/ωd यूज़ करेंगे, π/ωn √1/ζ²। ठीक है। इसको यूज़ करेंगे तो मेरे पास जो ये हो गया, पाई का वैल्यू 3.14, ω/n अभी बता ही दी है, ω/n/1 से √1/ζ² जो 0.46। ठीक है। मैक्सिमम पीक आउटपुट अगर निकालते हैं तो मेरे पास π × ζ √1/ζ², सिंपल एक्सपोनेंशियल की पावर 3.14। ये हमारे पास पाई का वैल्यू, जीटा का वैल्यू डाल दिए, फिर 1 - ζ² × 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में बोला है। सेटलिंग टाइम 4/ζ × ω/n होता है, 4/0.316 √10, इसको मल्टीपल करोगे तो 0.4 सेकंड के करीब आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे पास, ब्लॉक डायग्राम वाला। ब्लॉक डायग्राम का जो क्वेश्चन है ना वो सिंगल फ्लो ग्राफ से, देखो इस ब्लॉक डायग्राम से ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना था, तो इसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से भी बना सकते थे, नहीं तो सिंगल फ्लो ग्राफ से बना लो। तो SFG के लिए SFG काफ़ी ईजी होता है, इसीलिए क्योंकि
एसएफजी का 3 रूल होता है। अगर ब्लॉक डायग्राम से एसएफजी के लिए आ रहा है तो 3 रूल्स तुम्हें 3 रूल से ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। एक तो रूल नंबर 1, ऑल वेरिएबल समिंग पॉइंट और टेकअप पॉइंट को हम लोग सिंगल नोड की तरह कंसीडर करेंगे। दूसरा रूल नंबर होता है कि समिंग पॉइंट और समिंग पॉइंट को ना हम लोग अगर समिंग पॉइंट अगर प्लेस्ड होता है बिफोर द टेकअप पॉइंट, जैसे कि ये समिंग पॉइंट हुआ इस टेकअप पॉइंट से पहले है तो इसको हम सिंगल नोड की तरह कंसीडर कर लेंगे। या भी समिंग पॉइंट पहले है टेकअप पॉइंट से तो इसको सिंगल नोड की तरह कंसीडर करें। लेकिन समिंग पॉइंट अगर टेकअप पॉइंट से आगे, अगर ये टेकअप पॉइंट समिंग टेकअप पॉइंट था, यहाँ पे समिंग पॉइंट होता तो हम लोग सिंगल नोड की तरह डबल नोड कंसीडर करते हैं। इसके लिए 2 नोड कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग सेपरेट नोड्स कंसीडर करते हैं। रूल नंबर 3 यही लिखा हो, मतलब लिखा होना चाहिए था, जो कि मिसिंग है, लिख नहीं पाए थे, ठीक है। स्टेप फॉरवर्ड पाथ अगर हम देख लेते हैं कि स्टेप 1 की हम लोग किस तरीके से ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, तो सबसे पहले ऐसे सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लेते हैं। ये सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के लिए देखो, एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, 4th, 5, 6, 7 नोड हो गया अपने पास जितने भी है टेकअप पॉइंट और जितने भी समिंग पॉइंट थे उसके पर्टिकुलर नोड अभी हम लोग सिंगल सारे नोड कंसीडर कर ले। लेकिन क्या होगा कि जितने भी ये दोनों नोड मिला के सिंगल नोड कंसीडर होगा और ये दोनों मिला के सिंगल नोड की तरह हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे, उसका भी फिगर 1-2 है, उससे भी हम लोग एनालाइज करेंगे। पहले इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा कि डिटेल में। अगर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ, तो हमारे पास 2 फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है कि G1, G2 और G3। ये हमारे पास C अगर R है इनपुट से आउटपुट की तरफ, इनपुट से आउटपुट, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक हमारे पास क्या है कि ना अगर कोई पाथ है तो हमारे पास ये पाथ दिख रहा है। दूसरा पाथ हमको दिख रहा है G1, G2, G1 और G4, इधर से सीधे G4, G2 नहीं आ रहा है, G1 और G4 ये हमारे पास। अब इंडिविजुअल लूप गेन निकालते हैं, क्योंकि मैसन गेन फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। मैसन गेन फार्मूला फाइंडिंग करते हैं हम लोग ट्रांसफर फंक्शन के लिए। मैसन गेन फार्मूला को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं जब ट्रांसफर फंक्शन निकालना चालू करें। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल लूप गेन को देखते हैं। लूप का मतलब होता है कि किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ, अगर इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो इसी पॉइंट पे घूमते घूमते अगर एक सर्कल बनाते तो एक इनिशियल पॉइंट से आते आते फिर एक लूप, तो ये एक लूप बनता है। कभी भी उसके टर्मिनेशन पॉइंट और इनिशियल पॉइंट अगर सेम होते हैं, डेट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ लूप। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से अगर हम एक लूप कंसीडर करते हैं, सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं तो G1, G2 और माइनस का H1, तो G1, G2 माइनस का H1 ये हो गया, तो माइनस G1 इंटू G2 इंटू H1 पहला लूप हो गया। दूसरा लूप हमारे पास होगा माइनस G1, G2, देखो G2 यहाँ से हम कंसीडर करें, इसको सिंगल नोड कंसीडर कर सकते हैं, G2, G3 माइनस का H2, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो G2, G3 माइनस का H2। दूसरा लूप हम ले लेते हैं G1, G2, G3 और इसको कंसीडर करेंगे पूरे वाले को, नेगेटिव वाले को, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये हमारे पास माइनस के साथ और मल्टीपल हो जाएगा। तो ये लूप यहाँ से चले G1, G2, G3 और यहाँ तक पहुँचे, इस पॉइंट पे पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे -1 मल्टीपल हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक था, ये भी एक नेगेटिव फीडबैक था। यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो ये नेगेटिव में लगा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव लिखना मिसिंग है। ये देखो ये नेगेटिव से कनेक्टिंग है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास हो गया। अब लूप नंबर 4 की बात करते हैं। लूप 4 की बात करते हैं कि G4 H2, देखो G4 और H2, G4 ये हो गया G4, यहाँ से चालू हुआ G4 और ये G4 माइनस का H2, G4 माइनस का ही H2 आएगा, ठीक है। G4 ये माइनस का H2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे G4 माइनस H2 होगा, G4 माइनस H2 होगा, ठीक है। G4 माइनस H2 लिख लेना। लूप नंबर 5 ये G1, G4 ये G4 और G1, देखो ये ऐसे चालू हुआ, G1 से लेके ऐसे आया, ये सिंगल नोड ही कंसीडर होगा। G4 आया और ये लूप यहाँ से आया और ये इस तरीके से ये बना G4, G1 और G4, ये भी क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव ही होगा। ये भी G1, G4 की तरह ये भी G1, G4 ये भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, ये दोनों भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसमें मिसिंग है, ये दोनों नेगेटिव आएगा। अब देखो, अब स्टेप 3 के हम गेन प्रोडक्ट देखते हैं टू नॉन टचिंग लूप। ऐसा कोई है क्या कि जो नॉन टचिंग लूप है, 2 नॉन टचिंग लूप, ऐसा कोई भी नहीं है जो एक दूसरे लूप जो है इनिशियल कोई भी लूप ऐसा नहीं है कि नॉन टचिंग इसमें मिल जाए। सब एक दूसरे से क्या है कि टचिंग लूप है, सबके सब लूप एक दूसरे में टच कर रहा है। नॉन टचिंग लूप नहीं है, नॉन टचिंग लूप 0 हो गया, ठीक है।
अब हमारे पास अगर हम प्रोडक्ट डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, यही होता है मेरे पास कि मैसन-गेन फार्मूला जो होता है ना वो ये होता है। मैसन-गेन फार्मूला होता है ये 1 मिनट, ये होता है मैसन-गेन फार्मूला कि P1 इंटू डेल्टा 1 प्लस P2 इंटू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और डेल्टा का वैल्यू जो होता है वो डेल्टा P1 फॉरवर्ड पाथ होता है और P2 ये भी फॉरवर्ड पाथ होता है। जितने भी अगर P3 P4 प्लस P3 प्लस डेल्टा 3 अगर ऐसा होता है, जितना फॉरवर्ड पाथ उतना डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और नीचे में डेल्टा ओवरऑल जो डेल्टा निकलता है वो 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। डेल्टा 1 के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन विद द नॉन टचिंग लूप, 2 नॉन टचिंग लूप, इस तरीके से नॉन टचिंग लूप, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 1 माइनस G1 जितना भी है उसको लिख लेंगे। ये सब भी नेगेटिव में था तो सबके सब पॉजिटिव में ही आ जाएगा। ये G4 और H2, ये G4 और G1 और G1 भी नेगेटिव में ही था। G4 बिल्कुल ये भी नेगेटिव में था तो सबके सब नेगेटिव में ही था, इसलिए हम सबके सबको नेगेटिव में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब इसको नेगेटिव में लिख लेना, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास सबके सब पॉजिटिव में हो जाएगा, 1 प्लस क्योंकि सब नेगेटिव में तो 1 प्लस नीचे में सारे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएंगे डेल्टा। अब क्या करते हैं कि अगर दूसरा बात है कि डिस्टॉर्टेड या ब्रेक करके, या डिस्टॉर्टेड बोले या ब्रेक करके या डॉट करके, जब भी डेल्टा 1 निकालना एज ए फॉरवर्ड पाथ कैन बी कैलकुलेटेड डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 एज ए रिस्पेक्टिवली फॉरवर्ड पाथ P1 एंड P2 एज ए, देखो ये फॉरवर्ड पाथ है, इस फॉरवर्ड पाथ को हम पेंसिल से रिप्रेजेंट किए हैं। ये फॉरवर्ड पाथ को जब डिस्टॉर्ट करोगे तो ऐसा कौन सा लूप है जो इस फॉरवर्ड पाथ से टच ना करता हो। तो देखो इसमें सारे अगर लूप में जितने भी लूप का फॉर्मेशन हो रहा था दिख रहा है ना, उसमें सब में क्या है कि ना G1 G2 G3 है। देखो सब में G1, इसमें G2 है, इसमें भी G1 है, इसमें G2 है, इसमें G4 है और इसमें भी G4 है। लेकिन क्या है ना कि इसके नोड को देखो, इस नोड में भी कंसीडर हो रहा है। ये G1 G2 के नोड से G4 का नोड अगर कंसीडर होगा तो ये एक लूप जो बन रहा है, तो इसमें एक पर्टिकुलर क्या हो रहा है, G1 का भी नोड कॉमन आ रहा है। इस नोड अगर कॉमन ना आता, ये नोड अगर कॉमन नहीं आता, इसमें लूप का फॉर्मेशन कहीं यहाँ से यहाँ होता, तो हम कहते हैं क्या कि नॉन टचिंग लूप है। तो इस तरीके का ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो इसमें टच नहीं कर रहा था। सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंडिविजुअल लूप गेन विथ नॉन टचिंग, जो कि मतलब एक दूसरे से विथ नॉन टचिंग विद फॉरवर्ड पाथ, जो कि फॉरवर्ड पाथ से नॉन टचिंग होना चाहिए था। ये तो सब के सब लूप जो है इसे टच कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया कि इसका पॉसिबल कोई भी लूप नहीं बना, इसलिए 0 हो गया। ठीक है, दूसरे इस केस में फिर से हम एक दूसरा फॉरवर्ड पाथ को ब्रेक किए, सेम एज इट इज़ स्टेप नंबर 5 फॉर द पाथ 2। तब फॉरवर्ड इस पाथ को भी ब्रेक करते हैं। इसके बाद भी अगर हम लूप फाइंड आउट करते हैं तो सारा का सारा लूप क्या कर रहा है ना, टच कर रहा है विद द इस नोड, देखो इस सारे नोड से ना सारे के सारे लूप टच करेंगे। तो इससे भी हमारे पास क्या हुआ है, डेल्टा 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा और इस तरीके से टोटल ट्रांसफर फंक्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा P1 इंटू डेल्टा 2 P2 प्लस, तो ऊपर में दोनों हो जाएगा G1 G2 G3 G1 G4। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, सबके सब ये दोनों ना एडिशन हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव था और उसमें नेगेटिव था, इसमें हम ना यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक हो गया, ये दोनों एडिशन में जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लास्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिससे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना था। तो ये अपने पास ना क्या था, ये था S5 S4 S2 S3। देखो इसका ऑर्डर ना देख लेना सबसे पहले कि इसका ऑर्डर अगर सही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है 5 4 3 2, अगर कोई मिसिंग नहीं होता तो हम तभी इसका सिस्टम भी अनस्टेबल है। अगर इसमें कोई टर्म्स अगर मिसिंग है तो हमको डायरेक्ट पता चल जाता है सिस्टम विल बी अनस्टेबल। लेकिन हमको इसमें बताना था कि सिस्टम अनस्टेबल है या स्टेबल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ना तो राउट टेबल ड्रॉ करते हैं। तो 1 2 3 क्या करते हैं ना, इवन आउट कर लेते हैं कि जो भी यहाँ से ये और ये सिंपल 5, जैसे कि एक टर्म को छोड़ के अगर हम करते हैं, सबसे पहला टर्म क्या है, ऑड है, तो ऑड वाले टर्म्स को ले लो, ऑड वाले सारे टर्म्स को लो। 5 1 का इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 2, इसका कॉफिशिएंट 3, ऑड वाले टर्म्स आ गए मेरे पास। अब इवन वाले टर्म्स को ले लो 4 2 और 5, तो इसका 4 का कॉफिशिएंट 1, 2 का कॉफिशिएंट 2, 5 का कॉफिशिएंट 5। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब हम ना क्या करते हैं ना, इसका ना जो डायगोनली एलिमेंट्स को क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, उस तरीके से कर रहे हैं। तो ये 1 इंटू 2 पहले क्या होता है कि ना राइट के, देखो इसका ना राइट के टॉप से डाउन, राइट के बॉटम के ना लेफ़्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लेफ़्ट के बॉटम से राइट के टॉप को लेफ़्ट के बॉटम से मल्टीप्लाई करते हैं और देन इसको बिटवीन नेगेटिव साइन एज ए डिटर्मिनेंट्स की तरह हम लोग कर रहे हैं इसको। तो 1 इंटू 2 इज 2 एंड 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1। और जो एलिमेंट ये एलिमेंट होता है बॉटम एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम का जो बॉटम एलिमेंट होता है, जो 4 एलिमेंट जो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं उसमें,
तो उसमें ये एलिमेंट को हम लोग 1 से डिवाइड कर दिए एज ए इज इक्वल टू 0, 2/2 डिवाइड 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 0 आ गया। अब दूसरा इसमें करते हैं 1 इंटू 3, 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 इट इज़ इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉलम के जो फर्स्ट कॉलम इन एनी रो, किसी भी कॉलम का पहला रो अगर 0 है लेकिन बट द रिमेनिंग टर्म्स इन दैट्स रो, इसी टर्म्स में, और अगर टर्म्स में देखें ना इसी रो में अगर बट द रिमेनिंग टर्म्स इन दैट सेम रो, इस सेम रो इज़ नॉट 0, अगर इस रो में अगर कोई कॉलम फर्स्ट कॉलम के रो में अगर 0 आ गया वैल्यू, और इसके उसी रिमेनिंग टर्म्स में ना अगर इसके वैल्यू 0 नहीं होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन s+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। s+1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारे पास जो इक्वेशन आएगा वो तुम्हारे पास उसको सॉल्व करोगे, s के साथ मल्टीपल करोगे तो 6x5 2s4, इसको मल्टीपल करोगे इसके साथ, फिर 1 के साथ मल्टीपल करोगे, और जब सबको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा 6 2s5 2 3s4 4। अब इसका हम क्या करेंगे ना, इसके स्टेबिलिटी इसका ना RS टेबल ड्रॉ करेंगे। तो 1 कॉफिशिएंट 6 है और सेम ऑर्डर इवन ऑर्डर ले लो, इवन है एलिमेंट इवन है ये, तो इवन ऑर्डर ले लो 1 3 5 1 3 5। देखो यहाँ पे ना 3 होगा, s³ 3 होगा, यहाँ पे मिसिंग है, s³ 3 होगा, बाई मिस्टेक लिखना मिस्टेक हो गया, ये s2 नहीं है 3 है, ये तुम्हारे पास फिर 1 3 5 फिर 5, ठीक है। और लास्ट देखो 2 4 8 और 0, ये अपने पास अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो अगर इसके डिनोमिनेटर में तो हम लोग इसको 0 कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो अब ना इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 3 ये सारे ऑफसेट में वो बनाया गया हुआ है सबको, तो 2 इंटू 3 करोगे तो ये 2 इंटू 3 6 और 1 माइनस के इसका माइनस इन बिटवीन माइनस, इसका 1 इंटू 4 इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2, इस एलिमेंट का 2 इज़ 1। सारे हम इसको रेफरेंस लेंगे और बाकी सबको मल्टीपल करते रहेंगे। अब यहाँ से 2 से 5 में मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू 5 और 1 को 8 से मल्टीपल करेंगे। हर लेफ्ट वाले फर्स्ट कॉलम के बॉटम एलिमेंट को ना हम टॉप मोस्ट एलिमेंट के राइट के टॉप एलिमेंट्स के साथ मल्टीपल करते हैं, फिर राइट के टॉप एलिमेंट को लेफ्ट के बॉटम एलिमेंट के साथ मल्टीपल करते हैं विद द नेगेटिव साइन। तो ये 2 इंटू 5 2, अब ये हो गया 2 इंटू 5 10, ये इक्वल टू 1 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 8 करो या 8 इंटू 1 लिखो, ये 1 इंटू 8 कुछ भी लिख लो, दैट इज़ ये हो गया 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, अब नहीं अब इसके बाद ना 2 को फिर से ये 5 है, और 1 को 0 से, 2 को 5 से 1 को 0 से, तो 5 इंटू 10 ये लिए ना 2 को 5 से, और इसी और डिवाइडेड हमेशा इसी 2 को कर रहे हैं, इसी के बॉटम एलिमेंट से जब तक फाइंड आउट कर रहे हैं एक s4 का वैल्यू तब तक। तो ये मेरे पास 5 आ गया, तो 1 1 5 ये हमारे पास तीनों आ गया, s1 1 5। अब हम नीचे लेते हैं, अब s3 निकालते हैं, s4 निकल गया, s3 निकालते हैं, s3 1। अब 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 2 को 1 से, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 1, इस एलिमेंट को 1 सेम एज इट इज़ करेंगे। इसका 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 2 आ जाएगा, ये वैल्यू 2 आ गया। अब देखो फिर से 1 को ना, हाँ 1 को 4 से, हाँ बिल्कुल 1 यहाँ पर ये कंसीडर किए, ये 2 एलिमेंट कंसीडर हो रखे हैं s3 निकालने के लिए, ये दोनों एलिमेंट को कंसीडर किए रेफरेंस एज ए रेफरेंस, ये 2 और 1 को हम लोग 4 से मल्टीपल किए और 2 को ये, ठीक है। 1 को अब 8 से मल्टीपल करेंगे तो 1 इंटू 8, और 2 को हम लोग 1 से मल्टीपल 2 को हम लोग 1 को 8 से मल्टीपल करेंगे, 2 को 5 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 8 2 इंटू 5 8 माइनस 2 आ जाएगा, ये -2 आ गया 0, इसके बाद ये एलिमेंट 0 हो गया, ठीक है एज इट इज़। अब देखो अब s4 और s3 के बीच में 1 और 2 एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, तो अब नीचे से 2 से 1 2 1 और 2 1 इंटू 2 माइनस, लेकिन माइनस बीच में 1 इंटू -2, तो -2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, ये 2 हो गया। अब 5 देखो, अब देखो 2 को 5 के साथ मल्टीपल करोगे 10 आ जाएगा, 1 को 0 के साथ मल्टीपल होगा, 1 0 के साथ मल्टीपल हो गया, 1 0 के साथ मल्टीपल होगा, तो 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाई 2 इज डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया 5 2 5 आ गया। अब मेरे पास में अब देखो 2 5, अब इसको 2 के साथ 2 को मल्टीपल करोगे तो -4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 -4 और 2 इंटू 5, और माइनस का माइनस हो जाएगा पहले बीच में, इसका 2 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 10 और 10 और -10 और -4 इज 7 -14 डिवाइडेड बाई 2 इज -7, यहाँ पे -7 होगा, सीधे 7 नहीं होगा, -7 होगा।
जब -14 को डिवाइड करें 2 से तो -7 हो जाएगा, -7 हो गया। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1। इसके बाद इसका वैल्यू हम सिंपल 1 ले लिए, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। तो कितना साइन चेंज हो रहा है देखो, यहाँ से कोई डाटा है ना, ये देखो साइन चेंज कितना हो रहा है, ये देखो अपने पास साइन चेंज हो रहा है। देखो 2 से 0 करोगे, 0 से 2 करोगे 0 0 0 माइनस 0 0 डिवाइडेड बाई 2 करते तो 1 आता, इसलिए हम यहाँ पे 1 यूज किया, ठीक है। देखो नंबर ऑफ साइन चेंज क्या हुआ कि यहाँ से क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव किया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो साइन चेंज कितना हुआ, 2 बार हुआ। नंबर ऑफ साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द फर्स्ट कॉलम में देखते हैं हम लोग, पहले कॉलम के राइट इस कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को कितने, तो देयर इज मीन्स टू राइट मीन्स देयर इज़ 2 साइन चेंज इन द रूट्स, 2 रूट्स इन द, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 रूट्स RHP में लाई कर रहा है, लेफ्ट राइट हाफ ऑफ स्प्लेंस, राइट हाफ ऑफ स्प्लेंस, तो मतलब सिस्टम विल बी अनस्टेबल। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम हमारा अनस्टेबल है, क्योंकि 2 पोल्स लाइज कर रहे हैं, कितने 2 पोल्स लाइज कर रहे हैं RHP में, और सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। इतना ही था, यही 3 क्वेश्चन था। हम ना नेक्स्ट किसी एक क्लास में ना बहुत अच्छे से मैसन फॉर्मूला का, लेकिन कुछ है नहीं, देखो इसमें ना हम लोग टोटल बता देते हैं कि तुमको राउथ टेबल्स में ना सारे क्वेश्चन में सेम इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ओवरऑल अगर इसको भी अगर सही से एनालाइज करके तुम समझोगे ना, तो सारे क्वेश्चन तुमको बन जाएंगे। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है क्या राउथ टेबल का यही होता है कि हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को चेक करते हैं, अगर जितना नंबर ऑफ साइन चेंज होता है उतना नंबर ऑफ पोल्स क्या करता है, लाइज करता है RHP में, और उसे पता चलता है कि सिस्टम हमारा अनस्टेबल है। राइट हाफ ऑफ द स्प्लेन में लाइज करता है, उससे हमको पता चल जाता है कि सिस्टम हमारा अनस्टेबल है, ठीक है। दूसरा हमारे पास अगर बात करते हैं कि मैसन-गेन फार्मूला का, तो मैसन-गेन फार्मूला में हम लोग यही है हमारे पास कि P1 हम फॉरवर्ड बाहर, मैसन-गेन फार्मूला हमेशा बोलता है P1 इंटू डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा P प्लस 3 डेल्टा 3 और डेल्टा, ये डेल्टा। तो इसी तरीके से हम लोग डेल्टा निकालते हैं, सारे क्वेश्चन में सेम इम्प्लीमेंट करते हैं। जब भी डेल्टा 1 या डेल्टा 2 निकालना हो तो फॉरवर्ड पाथ को तुम डिस्टॉर्ट करो, और फिर देखो कि कोई लूप बन रहा है कि नहीं। अगर वो लूप बन रहा है तो देन उस लूप को ऐड करो, सेम इसी तरीके से स्मॉल ऑल इंडिविजुअल लूप, देन नॉन टचिंग लूप, देन इसको क्या करोगे, फिर ऐड करो, और फिर देन फाइंड आउट करो डेल्टा 1 डेल्टा का वैल्यू निकालने के लिए सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल नॉन टचिंग लूप, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया मेरे पास। और ये तो इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, जो ट्रांसफर फंक्शन किसी भी तरह ट्रांसफर फंक्शन को निकाल के सेकंड ऑर्डर से इक्वेट करके निकालना चाहो। अगर आपको चारों फॉर्मूला याद होगा तो इजी टू वे वी कैलकुलेट द राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम पीक आउटपुट एंड द सेटलिंग टाइम, ठीक है। तो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। If there is any doubt, we mention in the comment box. Thank you.